पहले जीरो अब हीरो में। अब आगे सुनिए। 5 सेकंड का भौकाल और एनिमे वाला रोमांस। जैसे ही विजेश के दिमाग में वो गंदा और नीच ख्याल आया, उसके चेहरे पर एक बहुत ही शातिर और घिनौनी मुस्कान फैल गई। उसने अपनी जीभ से अपने सूखे होठों को चाटा और नैना की तरफ कदम बढ़ा दिए। इतनी खूबसूरत, हसीन और हमेशा आइस क्वीन की तरह रहने वाली लड़की को इस तरह बेबस जमीन पर पड़े देखकर विजेश के अंदर का जानवर जाग चुका था। नैना ने बेबसी में अपने होठों को हल्के से काटा। उसका चेहरा दर्द और कमजोरी से पीला पड़ गया था। सिर्फ अपनी उस 500 किलो की भारी भरकम तलवार को हवा में बुलाने में ही उसकी बची खुची सारी इंटरनल एनर्जी खत्म हो गई थी। इस वक्त वो अपनी उंगली हिलाने की हालत में भी नहीं थी। लड़ना तो बहुत दूर की बात थी। क्या मेरा अंत ऐसे ही होगा, इन घटिया कीड़ों के हाथों? नैना की आंखों में एक अजीब सी बेबसी तैर गई। लेकिन तभी पानी से किसी के बाहर निकलने की आवाज आई। सूर्या चुपके से पानी से बाहर निकलकर उनकी तरफ आ गया था। उस जादुई ठंडे पानी में भीगने के बाद उसके शरीर की हालत में काफी सुधार आ चुका था। कम से कम सांप के जहर का वो धधकता हुआ असर और जलन पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। लेकिन जब उसने उन दरिंदों को किसी भूखे भेड़िए की तरह नैना की तरफ बढ़ते देखा, तो सूर्या का भी गला सूख गया। अबे यार, ये लोग तो बहुत तेज हैं। अभी तो पीछे थे, इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए? वहां लगभग 6 लोग थे और वे सब के सब ऑफिशियल वॉरियर थे। हर एक की आंखों में एक बेरहमी और लालच की चमक थी। सूर्या को पता था कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो ये लोग नैना के साथ साथ उसे भी मार डालेंगे। पर सूर्या की ताकत इनके सामने एक चींटी जैसी थी। है हे, चिंता मत करो खूबसूरत, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। विजेश नैना के बिल्कुल करीब पहुंचा। उसने देखा कि नैना सिर्फ अपनी तलवार उस पर ताने हुए है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे हैं। वो हमला नहीं कर सकती। ये देखकर विजेश का शक अब यकीन में बदल गया था। क्या तुम मौत को बुलावा दे रहे हो? अचानक सन्नाटे को चीरते हुए पीछे से एक बेहद ठंडी, भारी, रौबदार और आत्मविश्वास से भरी आवाज आई। यह आवाज ऐसी थी जैसे कोई बहुत बड़ा मास्टर बोल रहा हो। नैना ये जानी पहचानी आवाज सुनकर हैरान रह गई। उसकी आंखों में एक पल के लिए अविश्वास का भाव आया। यह लड़का, इसकी बाहर आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या इसे पता नहीं कि ये लोग कौन है? ये अपनी जान क्यों गंवाना चाहता है? कौन है बे? विजेश यह भारी आवाज सुनकर बुरी तरह चौंक गया और बिजली की तेजी से पीछे मुड़ा। उसने देखा कि अंधेरे से एक लड़का बाहर आ रहा है। उसके कपड़े पूरी तरह से भीगे हुए हैं, लेकिन उसके चेहरे पर डर का एक कतरा भी नहीं है। वो ऐसे चलकर आ रहा था जैसे वो इस पूरे जंगल का मालिक हो। बाकी गुंडे भी तुरंत चौकन्ने हो गए और अपनी तलवारें निकालकर सूर्या को घूरने लगे। सूर्या अपनी जगह पर रुका। उसने अपनी आंखें हल्की सी सिकोड़ी, अपने अंदर के डर को पूरी तरह से दबाया और अपने सिस्टम की स्क्रीन को पढ़ते हुए एकदम सपाट, बिना किसी एक्सप्रेशन के बोलना शुरू किया। विजेश, रैंक 2 वॉरियर, हथियार डबल डैगर्स, कॉम्बैट पावर 1540। राजेश, रैंक 1 वॉरियर, तलवारबाजी में माहिर, कॉम्बैट पावर 1210। अमन, रैंक 1 वॉरियर, कॉम्बैट पावर 1150। सूर्या धीरे धीरे बोलता गया। उसकी नजरें उन लोगों पर किसी हाईटेक लेजर स्कैनर की तरह घूम रही थीं। हर एक का नाम, रैंक, उनकी खासियत और उनकी एकदम सटीक कॉम्बैट पावर। वो ऐसे बता रहा था जैसे वो उनकी कुंडलियां बांध रहा हो। विजेश और बाकी लोगों के तो ये सुनकर लिटरली होश उड़ गए। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, रंग उड़कर सफेद कागज जैसा हो गया। सूर्या ने कोई कॉम्बैट स्ट्रेंथ नापने वाली स्मार्ट वॉच या मशीन नहीं पहनी थी, फिर भी उसने उनकी ताकत को एकदम सटीक माप लिया था। ये खुफिया जानकारी तो सिर्फ उनके सबसे करीबी लोग या कोई बहुत ही हाई लेवल का एक्सपर्ट ही जान सकता था। उनके दिमाग में खतरे की घंटियां बजने लगी। एक ही ख्याल आया, यह कोई मामूली लड़का नहीं है। ये पक्का कोई छुपा हुआ रैंक 5 या रैंक 6 का दानव है जो बच्चों के रूप में घूम रहा है। मैं तुम लोगों को सिर्फ 5 सेकंड देता हूं, सूर्या ने अपनी जेब में हाथ डालते हुए एकदम हॉलीवुड डॉन वाले स्टाइल में कहा। अगर 5 सेकंड में यहां से नहीं भागे तो तुम सबकी लाशें यहीं सड़ेंगी। उसने उन लोगों को ऐसे देखा जैसे कोई इंसान जमीन पर रेंगते हुए कीड़े मकोड़ों को देखता है।
इस पल विजेश का चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसके माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगी। उसने सूर्या को ऊपर से नीचे तक घूरा, लेकिन वो सूर्या की ताकत का अंदाजा ही नहीं लगा पा रहा था। इसकी आवाज में कोई डर नहीं है। हो सकता है ये अपनी ताकत छिपा रहा हो। अगर मैंने इस पर हमला किया तो ये मेरा 1 सेकंड में कीमा बना देगा। विजेश अंदर से कांप गया। सी सीनियर, हमें माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम अभी निकल रहे हैं। विजेश ने अपने चमच्चों पर एक नजर डाली और तेजी से उल्टे पैर पीछे हट गया। वे अपनी छोटी सी जान यहां मुफ्त में गंवाना नहीं चाहते थे। सूर्या तब तक उन्हें घूरता रहा जब तक वे जंगल के घने अंधेरे में पूरी तरह गायब नहीं हो गए। जैसे ही वो आंखों से ओझल हुए, सूर्या के पैरों की ताकत जवाब दे गई और वो जमीन पर धम्म से बैठ गया। फ्यू, बाप रे, मेरी तो सच में हवा टाइट हो गई थी। सूर्या ने राहत की एक बहुत लंबी सांस ली और अपना पसीना पोंछा। एक्टिंग तो काफी अच्छी कर लेते हो तुम, नैना ने उसे देखकर एकदम सपाट अंदाज में कहा। लेकिन उस आइस क्वीन की आंखों में भी एक हल्की सी हैरानी थी। वो भी चौंक गई थी। इस नौसिखिए सूर्या को इन लोगों के सटीक रैंक और ताकत के बारे में कैसे पता चला? थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट मैडम, सूर्या ने हाँफते हुए कहा। पर चलो अब यहां से निकलते हैं। अगर उन गधों को होश आ गया और उनका शक यकीन में बदल गया तो वे वापस आएंगे और फिर हमारी बोटी बोटी काट देंगे। नैना ने धीरे से सिर हिलाया। सूर्या की बात में दम था। सूर्या ने ज्यादा नहीं सोचा। उसने नैना को एक बार फिर अपनी बाहों में उठाया। उफ, और ये तुम्हारी 500 किलो की तलवार भी मुझे ही उठानी पड़ेगी ना? सूर्या के लिए नैना और उस दैत्य जैसी तलवार को एक साथ उठाकर भागना किसी पहाड़ को धकेलने जैसा था। बॉस, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। कुछ किलोमीटर दूर भागने के बाद जैसे ही विजेश और बाकी लोग एक जगह रुके, उनमें से एक लड़के ने अपनी भौहें सिकोड़कर कहा, अगर वो सच में कोई बहुत बड़ा सीनियर मास्टर था तो उसने हमें मारा क्यों नहीं? उसने हमें भागने क्यों दिया? गड़बड़ है। विजेश अपने कदमों पर अचानक रुक गया। उसने ध्यान से सोचा और जैसे ही उसे पूरी बात समझ में आई, उसका चेहरा गुस्से और भयानक शर्मिंदगी से लाल टमाटर जैसा हो गया। उसे एहसास हो गया था कि उस छोटे से लौंडे ने उसे बेवकूफ बना दिया था। बड़ा शाना है रे साला, मुझे बेवकूफ बनाने की हिम्मत की। विजेश ने गुस्से में पास के एक पेड़ पर जोरदार मुक्का मारा। पीछा करो उनका, आज मैं उन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इधर सूर्या पागलों की तरह हाँफ रहा था। वो बेवकूफ विजेश इतनी आसानी से उल्लू बन गया। शुक्र है मेरे पास ये एनालिटिक आई है। सूर्या को समझ आ गया था कि उसका सिस्टम अपने से 2 रैंक ऊपर तक के जानवरों और वॉरियर्स की ताकत बता सकता है, लेकिन रैंक 3 के ऊपर यह काम नहीं करता। दूसरी दिशा में काफी देर तक बिना रुके भागने के बाद सूर्या का शरीर पूरी तरह से टूट चुका था। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसने नैना को एक सुरक्षित जगह पर रखा और उसके बगल में लेटते ही वो तुरंत गहरी नींद में सो गया। पता नहीं कितना समय बीत गया था, लेकिन जब सूर्या की आंख खुली तो उसने महसूस किया कि आसमान में उजाला हो चुका है। वो बड़े बड़े घने पेड़ों से घिरा हुआ था। तभी सूर्या को कुछ बहुत ही अजीब सा महसूस हुआ। उसे लगा कि उसके सीने पर कुछ बहुत ही सॉफ्ट और हल्का सा रखा हुआ है और उसकी बाहों में भी कोई है। उसने पहले तो नींद में अपनी आंखें मली, फिर एक पल में उसे होश आ गया। सूर्या ने करीब से देखा और उसके तो तोते ही उड़ गए। उसे यकीन नहीं हुआ कि वो रात में कब करवट लेकर नैना को गले लगाकर सो गया था। नैना का सिर सूर्या के सीने पर रखा था और सूर्या का हाथ नैना की कमर पर था। इस समय नैना गहरी नींद में थी। उसके कोमल गोरे और बेदाग चेहरे पर आंखें कसकर बंद थीं। सूर्या इतनी पास से उसकी लंबी घनी पलकों को बहुत साफ साफ देख सकता था। उसके शरीर से पसीने की बदबू नहीं, बल्कि एक हल्की सी गुलाब के फूलों जैसी मीठी खुशबू आ रही थी। यह नजारा इतना खूबसूरत था कि सूर्या खुद को एक गहरी सुकून भरी सांस लेने से रोक नहीं पाया। ओह शिट, रात में भागते भागते मैं इतना थक गया था कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं इसके ऊपर ही सो गया। तभी सूर्या के दिमाग में खतरे का सायरन बजने लगा। भाई साहब, अगर इस आइस क्वीन को पता चल गया कि मैं इसे गले लगाकर सोया हूं, तो ये अपने कैरेक्टर के हिसाब से मेरा बिना उबला हुआ सूप बना देगी। सूर्या के माथे पर पसीना आ गया।
उसी पल नैना ने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी और उसकी पलकें ऐसे हिली जैसे वो जागने वाली हो। सूर्या ने बिजली की फुर्ती दिखाई। उसने बहुत ही आराम से अपना हाथ हटाया और जमीन पर खिसकते हुए नैना को बगल के विशाल पेड़ के सहारे टिका दिया। गुड गुड। तभी सूर्या के पेट से आवाज आई, यार भूख लग रही है। उसने चारों तरफ देखा लेकिन पास में कोई पानी का सोर्स नहीं था और न ही कोई खाने लायक जानवर दिखाई दे रहा था। वो सच में बहुत अनलक्की था। इसी बीच नैना ने अपनी आंखें खोल ली थी और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। सूर्या ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा उसकी जान ही निकल गई। नैना की वो बर्फीली 500 किलो की लंबी तलवार हवा में उड़ी और उसकी धारदार ठंडी नोक सीधे सूर्या के गले पर आकर टिक गई। तलवार की धार उसकी स्किन को चीरने ही वाली थी। अरे मैडम, मैं हूं। सूर्या ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए पसीने पसीने होकर चिल्लाया। जब नैना की नींद पूरी तरह से खुली और उसने सूर्या को देखा तो वो कुछ हैरान सी लगी। उसने अपनी उंगली का हल्का सा इशारा किया और वो लंबी तलवार वापस पीछे हटी और जमीन में जाकर गड़ गई। फ्यू, तुम ठीक हो गई? सूर्या ने अपने गले को सहलाते हुए राहत की सांस ली और पूछा। नैना की सिकोड़ी हुई भौहें थोड़ी ढीली हुई और उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। पूरी तरह नहीं, शायद 2 दिन और लगेंगे। उस लाइटनिंग लेपर्ड का आखिरी थंडरबॉल सच में बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। बिजली के करंट में एक ऐसी एनर्जी थी जो इंसान की नसों को पैरालाइज कर सकती थी। अगर वो पूरी तरह से ठीक होना चाहती थी तो उसे अभी भी 2 दिन का रेस्ट चाहिए था। सर, सर, सस। तभी दोनों के कानों में पास की घनी झाड़ियों से एक बहुत ही अजीब सी सरसराहट की आवाज आई। सूर्या तुरंत अपनी जगह से उछल पड़ा। क्या वो विजेश और उसके गुंडे फिर से आ गए? म्यूटेंट जानवर? नैना ने उस आवाज की दिशा में एक तिरछी नजर डाली और एकदम बेपरवाही से बिना किसी इमोशन के कहा, लेकिन जिस पल उसने ये बोला, जो लंबी तलवार शुरू में जमीन में गड़ी हुई थी वो अचानक जमीन से उखड़ी और सूशाश की कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ किसी मिसाइल की तरह सीधे सूर्या के मुंह की तरफ उड़ती हुई आई। सूर्या की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कौन सा नया खतरा है जो उनकी तरफ बढ़ रहा है? क्या नैना की वो 500 किलो की तलवार सूर्या की मदद करने के लिए आई है, या वो सीधे सूर्या का सिर उड़ाने वाली है? और क्या वो खूंखार विजेश उनकी लोकेशन तक पहुंचने वाला है? जानने के लिए इंतजार कीजिए, क्योंकि जंगल का असली खेल तो अब शुरू हुआ है।